नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार में सियासी यात्रा को लेकर जमकर वार पलटवार चल रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा 15 दिसंबर से ही प्रस्तावित थी और यात्रा का नाम महिला संवाद यात्रा दिया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर उस यात्रा को आगे के लिए बढ़ा दिया गया और कहा कि फिलहाल ये यात्रा नहीं होगी और बोला गया कि जो यात्रा होगी वो कब से होगी उसके बारे में आगे बताया जाएगा। बाद में जानकारी दी गई कि दरअसल मुख्यमंत्री जिस यात्रा पर निकलने वाले हैं उस यात्रा का नाम प्रगति यात्रा कर दिया गया है और महिला संवाद यात्रा को कहा गया कि वो विभागीय यात्रा होगी। उसमें विभागीय मंत्री जो हैं वो यात्रा पर जाएंगे। किसी किसी जिले में सीएम नीतीश कुमार भी उसमें शामिल होंगे, लेकिन नीतीश कुमार की जो मुख्य यात्रा होगी वो प्रगति यात्रा होगी। और इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमलावर हैं। यात्रा के नाम बदले जाने को लेकर या फिर सीएम की यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि दरअसल ये प्रगति यात्रा नहीं है, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अलविदा यात्रा है। तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिए गए बयान को कोट किया और कहा कि उन्होंने तो खुद ही कह दिया था 2020 में कि हम आखिरी बार चुनाव में आपके लिए आपसे वोट मांगने आए हैं, इसके बाद हम नहीं आने वाले हैं। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब बीजेपी दोबारा पसंद नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए सीएम अलविदा यात्रा पर जा रहे हैं। लेकिन इसको लेकर जो हमला बोला गया एनडीए की तरफ से, वो कहा गया कि ये वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने बिहार को सिर्फ लूटा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत सारी योजनाओं का भी जिक्र किया गया कि मुख्यमंत्री ने क्या क्या किया है। लेकिन तेजस्वी यादव ने सिर्फ यात्रा का नामकरण नया नहीं किया है, बल्कि उन्होंने कुछ सवाल भी सीएम नीतीश कुमार से पूछे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि क्या नीतीश कुमार सिर्फ अपने चहेते अधिकारियों के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर चाय नाश्ता करने जा रहे हैं और इसके लिए लगभग 2.25 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि पिछले वर्ष जब समाधान यात्रा पर निकले थे तो कितनी समस्याओं का समाधान किया गया और जिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, जो समस्याएं यथावत बनी रही, क्या उसके लिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोषी नहीं है? अगर वो मानते हैं कि दोषी है तो फिर नई यात्रा करने का क्या मतलब है? अगर सिर्फ उन्हें अपनी बात कहनी है और जनता की सुननी ही नहीं है तो इस यात्रा का कोई औचित्य नहीं है। यानी यात्रा पर वार पलटवार जमकर चल रहा है। अब यात्रा जब शुरू होगी उसके बाद और क्या होने वाला है ये पता नहीं। फिलहाल बयान सुनिए, उसके बाद हम चर्चा करें। ये प्रगति यात्रा नहीं है, ये भाई अलविदा यात्रा है। पिछले चुनाव में न माननीय मुख्यमंत्री हाथ जोड़ करके कह रहे थे पूर्णिया में कि मेरा आखिरी चुनाव है। अभी लोग जान रहे हैं कि भाजपा वाले तो सहने वाले हैं नहीं इनको, अब इनके दिन पूरे हो गए। तब आखिरी जो इनका अलविदा यात्रा है, अब अलविदा यात्रा पे निकल रहे हैं। लेकिन अलविदा यात्रा पे निकल रहे हैं तो 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करके जा रहे हैं। आप बताओ, अपनी जनता मालिकों से मिलने के लिए, संवाद करने के लिए कोई मुख्यमंत्री को इसकी आवश्यकता क्यों है? नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल में कई यात्राओं पे निकले हैं, ये नया नहीं है। और लालू प्रसाद जी का परिवार सिर्फ बिहार को लूटने में लगा हो, जिस व्यक्ति का जीवन काल ही लूटने का प्रमाण हो, पूरे परिवार ने बिहार को लूटा, देश को लूटने का काम। राजनीतिज्ञ जो बिहार में कम प्रवास करते हैं, बिहार में राजनीतिक प्रभावहीन हो गए। झारखंड में सफलता मिली तो बिहार में उम्मीदवार खोजो यात्रा में निकल पड़े। कौन उस डूबती नैया पर सवार होगा? और माननीय नीतीश कुमार जी की यात्रा पर 250 करोड़ रुपए अगर प्रगति यात्रा के विभिन्न मापदंड पर स्थल निरीक्षण हो, समीक्षा बैठक हो, चूंकि जन सरोकार से जुड़ना नैतिक बल वाला व्यक्ति ही कर सकता है, आपको इसका एहसास कहां से होगा? आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रगति यात्रा पर तो नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने जो सवाल खड़े किए हैं वो बिल्कुल जायज है और बिहार की जनता 13 करोड़ ये जानना चाहती है कि इसके पहले जितना यात्रा हुआ उसका क्या फायदा मिला, क्या लाभ मिला। जन सरोकार से कोई मतलब नहीं, बिहार की जनता की दुर्गति हो गई और ये 20 वर्षों से सत्ता में रह करके आप जनता की गाढ़ी कमाई को, बिहार के खजाने को
लुटा रहे हैं यात्रा करके, इसका कोई लाभ मिल नहीं रहा है। ये उनकी सोच है, लेकिन महिलाओं का सशक्तिकरण के बारे में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और किया, न सिर्फ कहा लेकिन उन सारे वादों को पूरा किया। आज जो जीविका दीदियां हैं 1,40,00,000 से ज्यादा जिनको सशक्त किया, जो करीब 50% जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं स्कूल्स कॉलेजेस जा रहे हैं, अगर कुछ दिनों में वो प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं और देखेंगे कि महिलाओं के सशक्तिकरण में और क्या कुछ किया जा सकता है, उसको निश्चित रूप से करेंगे। हर रोज माननीय मुख्यमंत्री जी अलग अलग जगह पे अपना काम कर रहे हैं। हर जगह पे जो है उद्घाटन शिलान्यास का कार्यक्रम डेली कर रहे हैं। सरकारी यात्रा अगर तय होता है उसको तरीके से तय किया जाता है। अभी तो कुछ लोग कह रहे थे कि यात्रा खत्म हो गया, यात्रा ही नहीं निकलेगा, लेकिन यात्रा पे निकल रहे हैं और बड़ा अच्छा यात्रा होगा। अच्छे तरीके से प्लानिंग किया गया है सरकार की ओर से और पूरा फीडबैक लिया जाएगा। तो बयान आपने सबके सुने हैं और अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से बिहार बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक हमारे साथ हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता राजेश भट्ट हमारे साथ जुड़े हैं। विपक्ष से आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान हमारे साथ हैं और विकासशील इंसान पार्टी के प्रवक्ता नीलाभ शाही भी हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक मुकेश कुमार सिंह हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत सत्ता पक्ष से करता हूं। सुमित शशांक जी, जो बयान है तेजस्वी यादव का वो आपने सुना, और ये सिर्फ बयान नहीं है, सोशल मीडिया पर एक बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट है जिसमें कई सारे सवाल उठाए गए हैं और वो सवाल वाजिब हो सकते हैं। वाजिब इसलिए हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने पूछा कि जो पिछली यात्राएं हुई हैं और उस दौरान जो समस्याएं आई थी, क्या उसका 100% निवारण हो गया है, और अगर नहीं हुआ तो जिम्मेदार कौन? देखिए अभिषेक जी, मुझे लगता है कि तेजस्वी जी को बिहार की युवाओं के प्रति, बिहार की बेटियों के प्रति, बिहार की महिलाओं के प्रति बहुत ही संवेदनशीलता के साथ बयान लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि संवेदनहीन होकर के इस तरीके की बातें उठाने के बजाय अगर वो विकास के कार्य जो बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रहे हैं उस पर भी उनको पीठ थपथपाने की आवश्यकता थी। अगर वो पीठ थपथपा देते तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता उनको भी पसंद करने लगती, लेकिन ऐसा स्वभाव तो नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि बेटी पैदा होने पे प्रत्येक उस परिवार के खाते में पैसे डालना, उसके बाद जब बेटी स्कूल जाती है तो उस बेटी के लिए सैनिटरी पैड्स की व्यवस्था करना, उस बेटी के लिए आयरन की गोली की व्यवस्था करना, उसके बाद बेटी जब 9वीं में जाती है तो उस बेटी के लिए साइकिल प्रदान करना, उस बेटी को लैपटॉप प्रदान करना, उसके बाद जब बेटी इंटर में जाती है तो उसको 25,000 रुपया देना, और ग्रेजुएशन में जाने के बाद उस बेटी को 50,000 रुपया देना, और उस बेटी के विवाह के बाद विवाह के निबंधन पर लाखों रुपए उसके खाते में डालना, ये काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है और बेटियों के लिए, बहनों के लिए वो काम कर रहे हैं। अब यात्रा पे चर्चा हो रही है तो ये यात्रा एक नहीं, आज 2 यात्राओं पे चर्चा हो रही है। एक तरफ आप ही ने बताया कि बिहार सरकार के मंत्री जाएंगे महिला संवाद यात्रा पे, उसके बाद प्रगति यात्रा पे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जाएंगे। तो कहीं ना कहीं परिवार के लोगों से, बिहार जो कि हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर हम चलते हैं, तो बिहार नामक परिवार के लोगों से अगर बिहार का बेटा जिसको मुख्यमंत्री के पद पे आसीन किया गया है वो जाकर के पूछता है उनका दुख दर्द तकलीफ, तो इस पे चिंता किसको होती है? नहीं, तेजस्वी यादव ने इस पर सवाल उठाए। देखिए, तेजस्वी यादव के एक सवाल पर तेजस्वी यादव ने पहला सवाल उठाया कि बार बार यात्रा का नाम क्यों बदला गया? अगर महिला संवाद यात्रा था तो फिर बाद में क्यों लगा? क्योंकि विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए तो सरकार को लगा कि नहीं, अब तो हमें यह बताना है कि हमने प्रगति बहुत किया है, तरक्की बहुत कराई है बिहार की, इसलिए प्रगति यात्रा नाम कर दिया। क्या मन माफिक यात्रा का नाम बदल दिया गया या इसके पीछे कोई रणनीति थी? देखिए अभिषेक जी, यात्रा पहले एक थी, आज यात्रा 2 है, और ये यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं है, ये दुख दर्द तकलीफ और उनको समझने की यात्रा है कि जहां जाकर के अपनों का दर्द समझना है,
जो बिहार नामक हमारा परिवार है, उस परिवार के लोगों के दुख दर्द तकलीफ को समझना है। यहां तेजस्वी यादव बार बार यात्रा के नाम बदलने पे आरोप लगाते हैं, लेकिन कभी बिहार के लोगों के दुख दर्द तकलीफ के विषय में पूछा क्या? मैं पूछना चाहता हूं, 17 महीने की सरकार इन्होंने चलाई थी ना, 17 महीनों की सरकार में जब ये स्वास्थ्य मंत्री के पद पर भी रहे, बिहार में सबसे ज्यादा भ्रूण हत्याएं हुई, उस पर भी इनको बताना चाहिए। इसके बाद सबसे ज्यादा दहेज उत्पीड़न के केस रजिस्टर्ड हुए, इस पर भी इनको बताना चाहिए, इस पर भी तो इनको क्रेडिट लेना चाहिए। इसके बाद SC/ST वर्ग से आने वाली जो बिहार की बेटियां हैं, उनके लिए उनको एक पॉइंट पर बात होगी ना सुमित जी, एक पॉइंट पर बात होगी तो कुछ छूटेगा नहीं, एक मुद्दे पर बात होगी तो छूटेगा नहीं, इसलिए मैं एक बार जवाब ले लेता हूं। सारिका जी, ये जो आरोप लगाए गए हैं तेजस्वी यादव की तरफ से, और बहुत गंभीर आरोप लगाए गए, कहा गया कि सिर्फ चाय नाश्ते के लिए उड़न खटोले में बैठकर जाने का क्या औचित्य है जब जनता की समस्याओं का समाधान ना हो। लेकिन ये तो गिना रहे हैं कि हमने तो प्रदेश की जनता के लिए इतना कुछ किया है कि जनता आज कहती है कि नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं। नहीं, अभिषेक जी, 18-19 सालों की सरकार एनडीए की है बिहार में, और देखिए कि एक यात्रा का नामकरण यहाँ पे 2-3 दफा हो चुका है। हो सकता है कि अभी तो समय है, 1-2 और नाम बदल दिया जाएगा। पहले महिला संवाद, फिर प्रगति, अभी पता नहीं कौन सा खेला संवाद या जुमला संवाद, अभी कुछ भी हो सकता है, अभी समय है। और देखिए कौन सी प्रगति को ढूंढने के लिए मुख्यमंत्री जी निकलना चाहते हैं भाई, उस प्रगति को ये ढूंढने निकलना चाह रहे हैं जो 18 सालों में इन्होंने बिहार का किया ही नहीं। विकास के नाम पे हमने ढहते हुए पुल देखे, तो विकास पुरुष का तो वहीं पे टाटा फिस हो गया। अब ये जो शिक्षा, स्कूल, तो सब जानते हैं कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे शिक्षक जो थे ना बिहार में सारे स्कूलों में विराजमान थे। 17 महीने के शासनकाल के दौरान एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है ना वो बिहार के विद्यालयों में दी गई, और आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में जो शिक्षक शिक्षिकाएं जा रही है पढ़ाने के लिए, उनका चयन जो है ना वो बीपीएससी के द्वारा हुआ, और आज हमारे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। तो एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और एक जो कहते हैं ना, ये लोग हमेशा कहते हैं साइकिल बांट दिए, पोशाक बांट दिए। अरे भाई, साइकिल और पोशाक बांटने से अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं हो जाती है। और जाति आधारित गणना का जब रिपोर्ट आया, उसमें शैक्षणिक पे का भी रिपोर्ट सामने आया, और पता चला कि महज 7% लोग ही जो है ना वो पूरे बिहार में जो है ना वो ग्रेजुएट हैं। तो ये बड़ी शर्म की बात है, बिहार की स्थिति के बारे में ये बड़ी बड़ी बातें करते, और ये हम अपनी रिपोर्ट नहीं कह रहे, ये राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट नहीं है। और आप हत्याएं, बलात्कार, एनसीआरबी की रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए कितने हैं। 3 गुना क्राइम जो ग्राफ है ना वो महिलाओं के प्रति बढ़ा है। और मैं तो कहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप 18-19 सालों से आपने बिहार में शासन किया है। 18-19 सालों में आज जब हमारे नेता तेजस्वी यादव जी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, तो आज वही माताएं और बहनें शिकायत लेके उन तक पहुंच रही, कह रही हैं कि हमें छला गया है, हमें 18 सालों से ठगा गया है, हमें शराबबंदी के नाम पे ठगा गया, हमारे बच्चों की मृत्यु हुई, हमारे बच्चों की हत्याएं हुई, हमारे पति की जान गई। तब कहाँ गए थे मुख्यमंत्री जी? क्यों नहीं गए थे माता और बहनों से संवाद करने के लिए? तो बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ये तो कह रहे हैं कि हम ये तो कह रहे हैं कि जन्म से लेकर और विवाह तक आर्थिक तौर पर हमने समृद्ध बना दिया महिलाओं को। वही तो मैं कह रही हूँ ना, 18-19 सालों की रिपोर्ट देख ले। अभी ये भ्रूण हत्या पे बात कर रहे थे, मोर्टालिटी रेट आप देख लीजिए, गर्भवती महिलाओं की मृत्यु का क्या रेट है, बच्चों के जन्म दर और मृत्यु दर का फासला देख ले। ये बड़ी बड़ी बातें कहते हैं अस्पतालों में हमने ये दिया वो नहीं दिया। भाई आपने देखा होगा जब तेजस्वी यादव जी स्वास्थ्य मंत्री थे, औचक निरीक्षण में तो ये पाया गया कि जो यहाँ के NMCH के जो डॉक्टर हैं, PMCH के जो डॉक्टर हैं, उनको तो ये तक नहीं पता था कि डेंगू वार्ड किधर है। आप समझ लीजिए, जो चार्ट लिस्ट में जो दवाइयों के नाम है वो दवाइयां तक वहां पे उपलब्ध नहीं थे। और ये बड़ी बड़ी बात स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पे करते हैं। ठीक है, मैं राजेश भट्ट जी से भी रिएक्शन ले लेता हूं। जी ठीक है, राजेश भट्ट जी, हो सकता है कि विरोधी होने के नाते, प्रतिपक्ष होने के नाते तेजस्वी यादव कुछ सवाल या कुछ ऐसी टिप्पणी कर रहे हो जो आपको लगे कि नहीं, इस पर जवाब देना हमारे लिए जरूरी नहीं है। उन्होंने कह दिया अब ये प्रगति यात्रा है या अलविदा यात्रा है या महिला संवाद यात्रा है या तरक्की यात्रा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हां, कुछ सवाल विपक्ष के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है, जो जनता को लगेगा कि नहीं, ये विपक्ष की जिम्मेदारी भी है कि वो सवाल पूछे। अगर उन्होंने सोशल मीडिया पर यह सवाल डाले कि पिछली यात्रा में जो समाधान यात्रा जिसको नाम दिया गया, उसमें जो भी समस्याएं आई
उनमें किनका समाधान हुआ, किनका नहीं हुआ, कितना प्रतिशत रहा समाधान का, ये चीजें मुख्यमंत्री बताएं, और जिनका समाधान नहीं हुआ उसके लिए दोषी कौन। मुझे लगता है यह सवाल एक ऐसा है जो जनता को लगेगा कि नहीं, ये सवाल तो गलत नहीं है, जवाब सरकार को देना चाहिए। कात्यायन जी, सिर्फ सवाल खड़ा करना हो तो बात अलग है, दिल बहलाने के लिए एक ख्याल अच्छा हो, लेकिन उन्हें यह भी बताना चाहिए कि कौन से काम नहीं हुए। आखिर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब भी दौरे पे जाते हैं, उनके साथ पूरा सरकार का अमला रहता है और तमाम उन चीजों को नोट डाउन किया जाता है और उन पर काम शुरू किया जाता है। देखिए, नीतीश कुमार जी ही एक मुख्यमंत्री है बिहार के, इससे पहले कौन काम किया बिहार में? यही एक हैं जो कहते हैं वो करते हैं, करके दिखाते हैं। और यात्रा से आखिर बौखलाहट क्यों है तेजस्वी जी को, हम ये भी जानना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। आखिर महिला संवाद यात्रा ना करके अगर वो प्रगति यात्रा कर रहे हैं तो इसमें तेजस्वी जी का कौन सा दाल नहीं गल रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कात्यायन जी। अरे भाई, बिहार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, 18 वर्षों में उन्होंने बिहार में कई ऐसे नहीं, ये तो ऑब्वियस है ना, ये तो ऑब्वियस है। आप आज सत्ता नजीर पक्ष है पूरे देश के लिए। नहीं राजेश जी, आप सत्ता पक्ष हैं, अगर आप प्रगति और तरक्की का दावा करेंगे तो विपक्ष के नाते उनका तो जाहिर तौर पर उनको ऐतराज होगा। तो भाई बताना चाहिए ना कि कौन सा प्रगति नहीं हुआ, कौन सा उन्होंने काम नहीं किया। देखिए, तेजस्वी जी इस यात्रा से बौखला गए हैं, घबरा गए हैं। वो जानते हैं कि 2025 में 225 का जो हम लोगों ने लक्ष्य रख दिया है और एनडीए की संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया है। तेजस्वी जी को उसी दिन से जो है धड़कन बढ़ी हुई है तेजस्वी जी की, और वो लगातार मुख्यमंत्री जी पर हमला अनावश्यक बोल रहे हैं, जिसका कोई हाथ पैर नहीं है, कोई लेना देना नहीं है जन सरोकार से। जनता की बात कब करते हैं तेजस्वी जी? अरे भाई, उनको यह भी बताना चाहिए कि उनके राजकाज में क्या हुआ था। अरे यही मुख्यमंत्री है ना जो आज बच्चियां घर से खुलेआम घूमती है, रात में कोचिंग जाती है, रात में सुरक्षित घर आती है। एक वो भी दौर था ना जब महिलाएं 5 बजे घर में सिमट जाती थी, वो भी दौर था। और हमारी काबिल बहन कहती हैं सरिता जी कि भाई साइकिल और पोशाक दे देने से क्या शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ जाएगी? अरे उसी साइकिल के सहारे वो बच्चियां स्कूल गई, और आज महिला साक्षरता का दर क्या है सारिका जी को बताना चाहिए भी। सारिका जी डेटा रखती हैं लेकिन डेटा छुपाती हैं। अरे भाई, जनमानस को भी बताइए कि महिला का शिक्षा दर क्या हुआ है, महिलाओं का सशक्तिकरण बिहार में क्या हुआ है। और मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री सारिका जी वो डेटा अपने पास रखेंगी। सारिका जी को आपने कहा वो डेटा रखेंगी, मैं उनके पास आऊंगा। लेकिन एक बार मैं विकासशील इंसान पार्टी के नीलाभ जी भी हमारे साथ हैं। सारिका जी, आप सारी बातें सुनते रहिएगा, आपसे रिएक्शन जरूर लेंगे। नीलाभ जी बताइए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलविदा होने के बारे में या फिर उनकी विदाई के बारे में क्या विपक्ष ने तय कर लिया या फिर जनता तय करेगी, क्या होगा? या फिर बीजेपी पर कहा जा रहा है कि बीजेपी ने तय कर दिया कि उनकी विदाई होगी? अभिषेक जी, हाँ, तेजस्वी जी ने अलविदा यात्रा इसको नाम दिया है, और अलविदा जब किसी का होता है तो आप देखिएगा कि पूरे ताम झाम से हमारे बिहार में उसको विदाई दिया जाता है। तो ये जो 100-200 करोड़ का ये सिर्फ चाय पानी का जो बजट बना है उसी अलविदा के लिए तो है, और जनता तो विदाई के मूड में बैठी हुई है। हमारे भाई जो बैठे हैं राजेश जी, अभी इन्होंने जिक्र किया, जब इन लोगों से सत्ता पक्ष से सवाल की जाती है कि भाई वर्तमान में ये स्थिति है, और ये लोग घुमा फिरा के पीछे चले जाते हैं। अरे भाई, तो आप राजेश जी, आप ही लोग थे ना जो 2020 के चुनाव में कहा करते थे कि नीतीश कुमार जी जेल जाएंगे। आप ही के नेताजी ने कई एक भाषणों में कहा है ना, कहां गया? दूसरा, ये कहते हैं माताएं बहनें आज नीतीश कुमार जी के राजकाज में बहुत ज्यादा सशक्त हैं, बहुत ज्यादा सेफ हैं। तो आप बताइए, नबरूना हत्याकांड हुआ था मुजफ्फरपुर में 17 सितंबर 2012 को, 9वीं की कक्षा की छात्रा थी, रात में उसको जो है खिड़की से उसको निकाल लिया गया। सीबीआई उस जांच बैठी, जांच बैठने के बाद उनके पिताजी अतुल जी ने, लड़की के पिताजी ने कहा कि राजनीतिक रूप से इस मामले को दबाया जा रहा है। आप जाके उनके पिताजी का उठा लीजिए जाके,
दूसरा, बालिका गृह कांड किनके कार्यकाल में हुआ? नीतीश जी के कार्यकाल में हुआ। इन लोगों ने क्या किया? अरे भाई, आप जो है, आप आज का बताइए ना, आपके राजकाज में न महिलाएं सेफ हैं। आप ही के कुछ दिन पहले सीओ, इनकी अधिकारी, वो थाना प्रभारी जमकर पीट रहे थे साहेबगंज में रूम में बंद करके। इन्हीं के कार्य अधिकारी थे। तो महिलाओं का क्या सम्मान है, तो ये लोग को बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ठीक है नीलाभ जी, विपक्ष को क्या लगता है, आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री को महिला संवाद यात्रा करनी चाहिए या नहीं, या प्रगति यात्रा, कौन सी यात्रा करनी चाहिए? महिला संवाद इनके पास है या नहीं है? महिला संवाद ये तो नाम बदले हैं, लोक लाज में इन लोगों ने बदला है। अच्छा, क्या इन लोगों को, ये मेरा एक सवाल है कि क्या आप लोगों को लग रहा है कि मतलब सरकार को एहसास हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि महिलाओं का विरोध हो जाए, इसलिए महिला संवाद की बात को एक तरफ कर दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल। इन लोग जो लोग हाँ। भरी सभा में, समझिए कि विधानसभा के अंदर महिलाओं के प्रति ओछा टिप्पणी करते हो, गंदी गंदी बातें करते हो, वो लोग महिला संवाद यात्रा पर निकलेंगे? बड़ा हास्यास्पद है। ये लोग तो लोक लाज से, ये लोग जो है नाम बदला है सबसे पहले। इन लोग को पता है कि 2025 में हम दूर दूर तक कहीं नहीं है। इंडिया गठबंधन सरकार में आने जा रही है, आदरणीय तेजस्वी यादव जी के विजनरी लीडरशिप में आ रही है, आदरणीय मुकेश सहनी जी के विजनरी लीडरशिप में सरकार आने वाली है। तो ये लोग डर गए हैं, ये लोग तरह तरह की। ठीक है सारिका जी, एक छोटा सा रिएक्शन में एक्सपर्ट के पास जाऊंगा। सारिका जी, कि क्या वाकई विपक्ष को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने जानबूझकर महिला संवाद यात्रा से किनारे कर लिया कि भाई वो मंत्री करेंगे, मैं तो प्रगति यात्रा पर निकलूंगा? क्योंकि एक बार पहले लेकिन नीतीश कुमार जागरूकता यात्रा भी कर चुके हैं, जिसमें कह रहे थे कि शराबबंदी को लेकर महिलाओं से बातचीत भी उन्होंने की थी। उनकी यात्राएं, कई यात्राएं हुई हैं अभिषेक जी, आप भी पता है, आपकी जानकारी में भी है। लेकिन देखिए, जो महिला संवाद यात्रा जो इन्होंने रखा था ना, और विगत दिनों में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सदन से लेकर के कई ऐसे बयान उन्होंने दिए थे, महिला विरोधी बयान, जिसकी की कड़ी निंदा स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने भी किया था। और कई महिला जो एमएलसी हैं भाजपा की, उन्होंने भी इस पे विरोध प्रकट किया था, हालांकि जबकि वो रो भी रही थी, ये भी आपके संज्ञान में होगा। तो ऐसे विवादित बयानों के बाद नीतीश जी को अच्छे से पता था कि बिहार की आधी आबादी महिलाएं जो है उनसे नारुष्ट है, नाराज है, और वो जब जाते हैं उनके बीच में तो निश्चित रूप से उनको विरोध का सामना करना पड़ता। इसलिए उन्होंने बड़े चतुराई के साथ, चालाकी के साथ उन्होंने महिला संवाद का नाम बदल के प्रगति ना जाने, वैसे तो मैंने प्रगति नाम पे भी ऐतराज व्यक्त किया है कि किस प्रगति को ढूंढने वो जा रहे हैं, क्योंकि बिहार की प्रगति की तो दिशा ही यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि किधर प्रगति किए हैं। कि सारी प्रगति हमने आपको बताया, विकास के सारे पुल ढह गए। नहीं, वो तेजस्वी यादव का देखा था, वो प्रगति नहीं, वो तेजस्वी जी ने अपने पोस्ट में तो कर ही दिया कि प्रगति जो है वो भ्रष्टाचार की है। विपक्ष तो कह रहा है कि भ्रष्टाचार की प्रगति है, लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं, प्रगति कुछ और है जो विपक्ष देख नहीं पा रहा है। मैं एक बार मुकेश जी के पास चलूंगा, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी बताइए, ये जो महिला संवाद यात्रा, प्रगति यात्रा या अलविदा यात्रा, इस पर बहस एक तरफ, लेकिन सच्चाई है कि नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर अचानक से जो शेड्यूल बदला, क्या ये एक बहुत बड़ी वजह बन गई कि विपक्ष को हमला बोलने का मौका मिल गया? अभिषेक जी, कारण जो भी हो, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जो समय परिवर्तन हुआ हो और नाम जो भी हो, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए कि उसके प्रमुख लोग जो होते हैं, उसके जो मुखिया होते हैं, वो आम लोगों के साथ में संवाद करें। कि कम ही मुख्यमंत्री ऐसे हैं इस देश में जो लगातार जाकर लोगों के साथ संवाद करने का कार्यक्रम करते हैं, लोगों के बातों को समझने का कार्यक्रम करते हैं, जिसे हम फीडबैक कहते हैं। ये फीडबैक कई स्तर पे होता है अभिषेक जी, जिस बात को विपक्ष को समझना चाहिए। यह वही देश है जहां प्रधानमंत्री कहते थे कि अगर हमारे यहां से 100 रुपया निकलता है दिल्ली से, तो बहुत कम पैसा, 90 रुपया ही हमारा जो है गायब हो जाता है, या 70 रुपया हमारा गायब हो जाता है। यही देश है। तो अगर आप कोई का पैसा राज्य सरकार खर्च करती है अपने मुख्यालय से, अपनी राजधानी से, या देश में होता है, तो उसको कैसे समझा जाएगा? उसका एक समझने का बहुत आसान तरीका है कि आप फीडबैक लीजिए और आप जाइए, उनके साथ मिलिए। तो यह बहुत ही उम्दा किस्म की प्रवृत्ति होती है स्वस्थ प्रजातंत्र की, कि आप जाएं और वहां लोगों के साथ संवाद करें। नहीं, लेकिन फिर उसकी भी लेकिन समीक्षा तो होनी चाहिए ना कि उस यात्रा का फायदा कितना हुआ। उसके साथ दूसरी चीज है कि आपका जो पूरा का पूरा
आपकी व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था है जो नीचे तक के स्तर की है, जो ग्राम पंचायत तक के स्तर की है, जो ब्लॉक स्तर की है, सबको आप देखें और लोग आपको बताएंगे कि किस ढंग से आपकी व्यवस्थाएं लागू हो रही हैं या आप लागू नहीं हो रही हैं। तो ये जो बातें जो सामने उभर के आती हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है प्रशासनिक सुधारों के लिए, क्योंकि आप पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात करते हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात नहीं करते इस देश में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का सबसे अच्छा की व्यवस्था जो होती है कि अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ग्रामीण स्तर पे जाते हैं, विशेषकर मुख्यमंत्री जाते हैं, तो वहां लोग उनसे बताते हैं कि उनके यहाँ किरासन तेल मिल रहा है, वहां शराब की व्यवस्था है। जैसे उदाहरण के लिए विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती का समय है, बड़ा अच्छा समय है कि वो मुख्यमंत्री को कटघरे में ले। विपक्ष केवल आलोचना करने से नहीं होगा। उदाहरण के रूप में बिहार में बैंक के सीडी रेशियो की व्यवस्था बहुत ही खराब है और लगातार अब एक दशक का अगर आप उदाहरण ले लें तो पाएंगे कि सीडी रेशियो जो है 30-40 से ऊपर नहीं जाता है, जबकि दूसरे राज्यों में, दक्षिण के राज्यों में 70 से 100% रहता है। तो ये बड़ी चुनौती बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था की है कि सीडी रेशियो में सुधार किया जाए। इसका लाभ किसको मिलता है? इसका लाभ उन लोगों को मिलता है जो जरूरतमंद होते हैं, जो हुनरमंद होते हैं, जो समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। नहीं मुकेश जी, लेकिन मेरा वही है ना कहना कि अगर विपक्ष ये सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि इसकी भी समीक्षा हो और उसके भी आंकड़े जाहिर हो कि भाई पता चले कि आपने जब कोई यात्रा की तो कितना समाधान हो पाया, कितनी समस्याएं हैं जिनका निपटारा किया गया, क्योंकि वो तो सार्वजनिक होता नहीं। और अगर वाकई इस यात्रा से ही, जैसा आपने कहा कि लोकतंत्र में बहुत सही होता है, लेकिन यह भी सच है ना कि भाई प्रदेश में प्रदर्शन वगैरह तो लगातार हो रहा है। आप राजधानी को देख लीजिए, ऐसा लगता है कि कोई ऐसा हफ्ता, कोई ऐसा महीना नहीं गुजरता है जब वहां पर सड़क पर उतरकर कोई आंदोलन ना हो रहा हो। बिल्कुल, मैं यही इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं कि विपक्ष के लिए एक तरह तो सत्ता पक्ष के लिए इससे जो लाभ होते हैं वो केवल ये प्रशासनिक लाभ ही नहीं है, केवल ये देखने के लाभ नहीं है, उनका पॉलिटिकल अपरेटस जो है वो पूरी तरह बदल जाता है। उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ जाता है अगर उनके मुखिया, उनके मुख्यमंत्री जो है उनके ग्रामीण अंचल में आते हैं। तो इसके कई स्वरूप हैं अभिषेक जी, इसके लाभ और हानि के। लेकिन एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा अवसर भी विपक्ष को मिलता है। जिस पहली यात्रा में अगर मुख्यमंत्री जा रहे हैं पश्चिम चंपारण से और गोपालगंज तक, वो इलाका जो है वो चीनी का इलाका है, चीनी मिलों का इलाका है। तो चीनी मिल मतलब जो शुगर केन है और उससे जुड़ी हुई जो तमाम समस्याएं हैं, इसमें मुख्यमंत्री से पूछा जा सकता है कि क्या स्थिति हुई, क्या विकास हुआ, क्या उसका लाभ मिला किसानों को। तो अगर विपक्ष केवल जो है वो मतलब केवल अपने स्तर पे, यानी मतलब आरोप प्रत्यारोप के बजाय विपक्ष को वहां पर ग्राउंड पर जाकर अब सीधे सवाल पूछने की नौबत है, जरूरत है। ये अभिषेक जी, उन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए, उन विषयों के बारे में उठा को आना चाहिए और जमीन ठीक है। मैं सुमित जी के पास एक बार फिर चलता हूं। सुमित जी, ये सवाल जरूर है कि मुख्यमंत्री यात्रा कर रहे हैं और यात्रा से हो सकता है बहुत फायदा भी है, लोकतंत्र में सही भी है, लेकिन ये चीज है कि प्रदेश में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना ये आम बात है और ये अक्सर ऐसा हो रहा है। मैं राजधानी की ही बात करूं तो आप देखिए, आज भी आपने सुना होगा, अभी शाम में यहां डिबेट में आते समय आपने सुना होगा कि बीपीएससी के अभ्यर्थी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, टॉर्च जलाकर या कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि परीक्षा कैंसिल कर दी जाए। फिजिकल टीचर्स का तो खैर बात कर करके हम लोग भी थक चुके हैं, पता नहीं आप लोग उतनी बार चर्चा करके थके या नहीं। फिजिकल टीचर्स तो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री से हम लोगों की मुलाकात कभी नहीं हो पाई, बाकी सिर्फ आश्वासन मिलता रहा। तो फिर फायदा क्या? देखिए अभिषेक जी, मुझे ऐसा लगता है कि पूर्व में जो सारी चीजें लगातार इंडी अलायंस के जो लोग हैं उनके द्वारा लगातार आप देखेंगे कि प्रायोजित तरीके से बिहार की जनता को दिग्भ्रमित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसका प्रमुख कारण क्या है ये समझना है। इसका प्रमुख कारण है कि तेजस्वी यादव हो चाहे लालू जी हो, ये दोनों ही व्यक्ति अपने बयानों के कारण, जो बयान अभी लगातार या तो आंख सेकने की बात जो उन्होंने कही या फिर 250 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही, जो कि महिलाओं के लिए खर्च करने की बात कही गई, तो इस पर कहीं ना कहीं ये लोग घिरते हुए नजर आ रहे हैं और इनका महिला विरोधी चरित्र साफ दिखाई दे रहा है। इस कारण से ये प्रेशर जो इनके ऊपर प्रेशर है उसको वो सरकार के ऊपर डालना चाहते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, बिहार की जनता देख रही है, लाखों लोग आपके चैनल के माध्यम से देखते हैं, वो बताएं कि लालटेन युग पूरे बिहार को याद है, जब बिहार की माताएं बहनें रात के अंधेरे का इंतजार करती थी
कि वो शौचालय जा सके। पूरे दिन वो कहीं ना कहीं इस कारण से वो बीमारी से ग्रसित हो जाया करती थी, और रात के अंधेरे में जब निकलती थी तो उनके साथ किस प्रकार की दुर्घटनाएं होती थी, बलात्कार की घटनाएं होती थी। और उसी लालटेन में जो केरोसिन की दलाली करने वाले कुछ एक लोग, मैं किसी पार्टी पे नहीं बोल रहा, कुछ एक लोग किस पार्टी के साथ जुड़े हुए नजर आते थे, ये भी देखने की बात है। इसके बाद मैंने सुमित जी ठीक है, अभिषेक जी मुझे बोलने का मौका दिया जाए। नहीं, आपने विपक्षी दल, नहीं मौका तो मैं आपको भी दे रहा हूं। विपक्षी दलों के शासनकाल का आपने जिक्र किया, मैंने अभी सिंपल सी बात पूछी कि भाई यात्रा पर तो सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, विपक्ष उठा रहा है, ठीक है, आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन यात्रा का मकसद क्या है? समाधान? यात्रा का मकसद क्या है? समस्याओं का निवारण? यात्रा का मकसद क्या है? कि सड़क पर उतरकर लोगों को प्रदर्शन न करना पड़े? निश्चित रूप से अभिषेक जी मैं वही बता रहा हूं कि मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं कि अभी 20 लाख युवाओं के लिए हमने 8,038 जिलों में 8,000 मैंने तो आपसे दो अभी ताजा चीजें पूछ ली हैं सुमित जी। आप 20 साल से सुमित जी आप 20 साल से शासन में हैं, आपने काम नहीं किया है ये तो मैं कह नहीं रहा भाई, जाहिर तौर पर आप सरकार चला रहे हैं तो बहुत सारे काम आपने किए, लेकिन मैं अभी जो ताजा घटनाओं का जो जिक्र कर रहा हूं कि बीपीएससी के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हो या फिर फिजिकल टीचर्स का मैं बार बार जोर देता हूं कि उनको लेकर पिछले 2 साल से कम 2 दर्जन से ज्यादा डिबेट तो मैं कर चुका हूं कि भाई उनका समाधान नहीं होता। सवाल ये उठता है कि फिर मुख्यमंत्री उनके लिए अनुपलब्ध क्यों है? मुख्यमंत्री उनके लिए उपलब्ध क्यों नहीं हो पाते? अभिषेक जी लोकतंत्र है। देखिए अभिषेक जी वही बता रहा हूं मैं, बहुत ही संयमित होकर कहीं ना कहीं बिहार की जनता को समझना है, बहुत अच्छे से समझना है कि लोकतंत्र है, प्रदर्शन करने का अधिकार। मैं प्रदर्शन की बात नहीं कर रहा हूं, वो कह रहे हैं कि सीएम हमसे बातचीत कभी क्यों नहीं करते? अरे 2200-2300 टोटल फिजिकल टीचर्स हैं, उनका एसोसिएशन बात करना चाहता है, सीएम उनसे बात नहीं करते। अभिषेक जी मैं वही बता रहा हूं कि किसी भी योजना का क्रियान्वयन और उसको पूरी तरीके से उस योजना को किस तरीके से लागू किया गया, इन चीजों को देखने के लिए मुझे लगता है कि हमने जो कार्य किए हैं उनको भी देखने की आवश्यकता है। चाहे महिला उद्यमी योजना की बात करें, चाहे मातृत्व वंदन योजना की बात करें, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें, चाहे अल्पसंख्यकों के लिए जिनके लिए छाती पीटते हैं ना, उनके लिए भी मुस्लिम महिला प्रत्यक्षता योजना कौन लेकर के आया। और उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं उनको 10 लाख रुपया नौकरी, उनको 10 लाख रुपया कौन देता है ताकि वो नौकरी देने के काबिल बन सके, वो उद्योग धंधे मतलब ये आपको मतलब सीधे आपको लगता है कि प्रदेश में प्रगति इतनी है कि आप प्रगति यात्रा पर निकल सके? बिल्कुल अभिषेक जी, प्रगति यात्रा पे जाना है, लोगों के दुख दर्द तकलीफ को समझना है। सारिका जी जवाब दीजिए। इनको लगता है कि प्रगति इतनी हो चुकी है कि हम उसके नाम पर एक यात्रा निकाल सके? अभिषेक जी मुझे 1 सेकंड मौका दिया जाए अभिषेक जी। हाँ बताइए। मुझे 1 सेकंड मौका दिया जाए अभिषेक जी। अभिषेक जी मैं कहना चाहता हूं कि पूरे बिहार में आप देखेंगे कि सरस मेले लगाए जाते हैं। उन सरस मेलों में महिलाओं को महिला उद्यमी नहीं ठीक है, महिलाओं के बारे में आपने भाई महिलाओं के बारे में आपने जो बोला है मैं चला भी रहा हूं ना, मेरे यहाँ स्क्रीन पर भी चल रहा है जो आपने बयान दिया है आप लोगों ने। हाँ सारिका जी आप जवाब दीजिए। सारिका जी मेरा प्रश्न है अभिषेक जी। अरे प्रश्न छोड़िए ना, आप विपक्ष प्रश्न पूछे आपसे तो आप जवाब देंगे ना, सरकार में आप हैं। जी सारिका जी। देखिए अभिषेक जी, 19 सालों से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और प्रगति पे अगर हम बात करें तो बिहार में प्रगति है मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की, बिहार में प्रगति है 56 घोटालों की जिसके जिक्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं किया था। बिहार में प्रगति है जेल से अपराधियों को निकालने की, बिहार में प्रगति है सुल्तानगंज में पुल बार बार गिर जाने की। अरे ये प्रगति यात्रा जो है ना, बिहार में अपराधियों के बोलबाले की है। बिहार में ये जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रगति यात्रा नहीं है, ये उनका पागलपन यात्रा है। ये प्रगति है सेक्स में शिक्षा देने की कि आदमी तो जानवरों से कर लेता है। ये प्रगति है मुख्यमंत्री जी की, बिहार के मुख्यमंत्री जी की। जुलूल बयानों की, महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की, महिलाओं को अपमानित करने की, ये प्रगति है बिहार की। तो ऐसे प्रगति से बिहार की आधी आबादी, बिहार की जनता त्राहिमाम है। और स्वयं
इनके नेता ने भी कहा था, इनके नेता चिराग पासवान जी ने भी कहा था कि बिहार को बख्श दीजिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और आज समय आ गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी समझ गए हैं। सुमित जी प्लीज, सुमित जी एक मिनट प्लीज। आप बोल रहे थे, कोई नहीं बोल रहा था। सुमित जी प्लीज। हाँ सारिका जी, आप बात पूरी करिए। हाँ मैं यही कह रही थी अभिषेक जी कि ये जो प्रगति की जो लंबी फहरिस्त मैंने आपको बतलाई कि किस तरह की प्रगति जो है 19 सालों में बिहार में हुई है। ये प्रगति है मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की, ये प्रगति है सृजन घोटाले की, ये प्रगति है 56 घोटाले की जिसको नरेंद्र मोदी जी ने खुद वो पर्ची जो है वो लेके घूम रहे थे। ये प्रगति है भारत के प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री बनाने की, ये प्रगति है सुल्तानगंज के पुल का बार बार गिर जाने की, ये प्रगति है बिहार की महिलाओं को अपमानित करने की, ये प्रगति है कि जानवरों से आदमी कर लेता है, ये प्रगति है जो सदन में मुख्यमंत्री जी ने कहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कैसे सेक्स किया जाता है, ये प्रगति है ओछी बयानों की, ये प्रगति है माता और बहनों सारिका जी ठीक है सारिका जी, अभी बहुत ज्यादा उसको डिस्क्राइब नहीं करना है क्योंकि वो ठीक है, उसके लिए मुख्यमंत्री ने खुद भी क्षमा मांगी थी कि हाँ मुझे नहीं बोलना चाहिए था। खैर मैं राजेश जी के पास चलता हूँ। राजेश जी, क्या ये चूंकि चुनावी वर्ष के समय यात्रा हो रही है इसलिए इतना ज्यादा बवाल है यात्रा को लेकर? भाई यात्रा तो पहले भी होती रही है लेकिन शायद इस तरह से विपक्ष हमलावर नहीं था जितना इस बार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, या फिर ये कि मुख्यमंत्री ने 2020 में खुद कह दिया कि हम आखिरी बार चुनाव में वोट मांगने आए हैं। नहीं ठीक है। अब मैं कहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी के साहस का और जनता से सीधा संवाद करने का जो तरीका है आज, कभी 20 साल के राजकाज में लालू जी भी किए थे क्या? आदरणीय लालू जी कभी सोचे थे क्या? जनता से बात करते थे क्या? अरे भाई, जब परस्पर संवाद करने कोई जा रहा है प्रदेश का मुखिया और वो ये इस कॉन्फिडेंस के साथ जा रहा है कि हमने आपके लिए ये किया, ये बताने जा रहे हैं और ये भी जानने जा रहे हैं कि और क्या करने की आवश्यकता है। छाती पीटने से थोड़े ना होता है सारिका जी। अरे भाई, विपक्ष का काम है हो हल्ला मचाना। मैं आपको गलत नहीं मानता हूं, लेकिन सच को स्वीकारने की भी हिम्मत आप में होनी चाहिए। अरे भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या प्रगति के पर्याय नहीं है? बिहार में आज जो विकास की योजनाएं दिख रही है किसके नेतृत्व में दिख रहा है? क्या लालू जी करके गए थे? कौन सा आधारभूत संरचना उन्होंने छोड़ा था? अरे सड़कें नहीं थी, नालियां नहीं थी, गली नहीं था, शिक्षा नहीं था, स्वास्थ्य नहीं था, आज सब कुछ है। और एक मुख्यमंत्री के नाते नीतीश कुमार जी जनता के बीच जब जा रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंट हैं इस बात को लेकर कि हमने आपके लिए काम किया है। मुंह नहीं चुरा रहे हैं ना नीतीश कुमार जी, तो स्पष्ट रूप से घर से बाहर निकल रहे हैं। इनके जब तक नेता रहे सरकार में कितनी बार जनता का दुख दर्द जानने के लिए, संवाद करने के लिए जनता के बीच गए, कितनी बार। अरे ये विदेश जाने वाले लोग हैं, इनको इस बिहार से कोई मतलब नहीं है। विदेश जाने से फुर्सत है क्या? अभी क्रिसमस आएगा, क्रिसमस मनाने चले जाएंगे। बिहार की जनता जाए भाड़ में, जब जब बाढ़ आती है इनके नेता जो है विदेश में दिखते हैं। ये सब पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, हम लोग इनका संज्ञान नहीं लेते हैं। बिहार की जनता से ये डर चुके हैं। नहीं, अब ये यात्रा जो ये राजेश जी, ये मत कहिए कि आप संज्ञान नहीं लेते हैं। अब आप तेजस्वी यादव का संज्ञान ही नहीं लेते, इतना कॉन्फिडेंस। मैंने संज्ञान में ले रहा, मैं कह रहा हूं सर कि जनता अब इनके बात का संज्ञान नहीं लेती है। बिहार की जनता जान चुकी है कि ये हो हल्ला मचाने वाले लोग हैं, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, आते हैं अपनी बात रख के फिर जो है प्रवासी पक्षी पता नहीं। अब 2020 में तो सबसे बड़ी पार्टी वही थे। हाँ, 2020 में सबसे बड़ी पार्टी तो आरजेडी ही थी ना। जनता ने अगर संज्ञान नहीं लिया था तो आरजेडी सबसे बड़ी। उसके भी कई कारण थे, उसके भी कई कारण थे। हाँ, मतलब ये कहिए कि अब आप एकजुट हैं, अब आपका गठबंधन एकजुट है, शायद इसका असर कुछ हो, अब ये पता नहीं मुझे। कभी कात्यायन जी उस पर भी चर्चा हो जाएगी। सारिका जी कोई जवाब देना चाहती है, उसके बाद मैं नीलाभ जी के पास जाऊंगा। सारिका जी, ये कॉन्फिडेंस देखिए, इतने हमले के बाद भी एनडीए के घटक दल ये कह रहे हैं, एनडीए के घटक दल कह रहे हैं कि कोई संज्ञान नहीं लेना, जनता ही इनको नोटिस में नहीं ले रही।
अरे भाई, जनता तो देखिए- अलविदा कहने के लिए तैयार हो गई है। ये अलविदा क्या अभिषेक जी- कहेंगे? जनता ने अलविदा इनको कहने का पूरा मन बना लिया है। 2025 में देखिएगा, अब ये थोड़ा सा ज्यादा अब ये तो वाकई है सारिका जी, अब तो ये वाकई सोचना पड़ेगा कि नीतीश कुमार को अलविदा या तेजस्वी यादव को अलविदा। ये तो कह रहे हैं कि जनता ने इनको अलविदा। खैर देखिए अभिषेक जी, अपने आप में ये जो बयान जो है ना वो हास्यास्पद है, क्योंकि तीसरे नंबर पे नहीं ठीक है, अपने आप में ये बयान जो है ना राजेश जी का हास्यास्पद है, क्योंकि तीसरे नंबर पे जदयू सिमट के रह गई और आने वाले समय में वो तीसरा नंबर भी वो बरकरार रख पाएगी कि नहीं रख पाएगी, वो तो आने वाला समय बतलाएगा। लेकिन बात जब है उठी है तो मैं जरूर राजेश जी को ये याद दिलाना चाहूंगी कि तेजस्वी यादव जी नौकरी दाता के रूप में बिहार के जन जन युवाओं के दिलों में बस गए हैं। और अगर बिहार के युवाओं को किसी से उम्मीद है तो वो तेजस्वी यादव है। माताएं और बहनें जो है ना स्वयं तेजस्वी यादव जी के पास आ रही हैं और अपनी व्यथा सुना रही है, क्योंकि वो जान रही हैं कि अगर हमारी माताओं और बहनों की अस्मिता की रक्षा कोई करने वाला है। ठीक है, चलिए नीलाभ जी के पास चलते हैं। नीलाभ जी नीलाभ जी, ये इसका इम्पैक्ट अभी चुनाव में बहुत वक्त है। ऐसा नहीं है कि ये यात्रा पर कोई चला जाएगा तो सीधा असर उसका पड़ जाएगा चुनाव पर। फिर इतनी हाय तौबा, इतना बवाल क्यों? मुख्यमंत्री भी यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव खुद यात्रा पर निकले हुए हैं, सब लोगों को यात्रा का अधिकार है, फिर इतना ज्यादा क्यों? जिस प्रगति यात्रा की ये लोग बात कर रहे हैं और प्रगति का ये ढोल पीट रहे हैं, और जहां पे ये जा रहे हैं बेतिया की तरफ, वहां पे मोतीपुर साइड में कई चीनी मिलें बंद हैं। इनके पूरे 20 वर्ष के कार्यकाल में आज तक यह लोग चीनी मिल को चालू नहीं करा पाए। और जो लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी और आरजेडी और इंडिया अलायंस का ये लोग नोटिस नहीं लेते, ये वही लोग हैं जिनका पब्लिक ने खुद नोटिस नहीं लिया। इनके एक विधायक जीत के आए, उसको भी जेडीयू ने मिला लिया। तो इन लोगों की राजनीतिक हैसियत तो बिहार की देवतुल्य जनता ने बता दिया इनको। इन लोगों की क्या राजनीतिक हैसियत है वो तो जनता ने बता दिया। और सबसे बड़ी बात, ये जिनको ये नोटिस नहीं लेते, उसका नोटिस बिहार की देवतुल्य जनता ने लिया और बिहार की नंबर 1 पार्टी बनाया। ये आप देखिए अभिषेक जी। और उसके बाद 17 महीने के कार्यकाल में जो विकास और जो रोजी रोजगार की बात हुई, जिन रोजी रोजगार मिले युवाओं को, आज 2025 आने वाला है। आप देखेंगे 2020 में भी आरजेडी जो पहले नंबर पर थी, और 2025 में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में फिर से इंडिया गठबंधन बिहार में सरकार बनाएगी। और ये लोग अच्छा, ये भी तो हो सकता है नीलाभ जी, ये भी तो हो सकता है, अगर आपको लगता है, विपक्ष को लगता है कि प्रगति नहीं हुई, तरक्की नहीं हुई है, तो नीतीश कुमार को ग्राउंड पर जाने दीजिए। जनता जाहिर तौर पर, और ये जैसा कि अभी मुकेश जी भी बता रहे थे कि ये तो विपक्ष के पास मौका है, आप जाइए जनता के बीच और आप भी आवाज उठाइए जहां सीएम यात्रा के लिए जा रहे हैं कि भाई ये नहीं हुआ है, ये चीजें हुई हैं, नहीं या कमी रह गई है। बोलिए आप जाकर। आप बिल्कुल जाइए, रोका किसने है, आप जाइए। लेकिन जो ये बना रहे हैं 100 करोड़ का चाय पानी, 150 करोड़ नहीं, आप वो तो जाहिर है यात्रा पर। मैं तो आपकी बात कर रहा हूं, विपक्ष की। विपक्ष जाए ना वहां पर, और जाकर जनता के बीच आप जाकर आप वहां सवाल उठाइए। अब अभिषेक जी, विपक्ष तो लगातार जमीन पे संघर्ष कर रहा है, और हम लोग जनता के बीच रहने वाले लोग हों, चाहे तेजस्वी यादव जी हो, चाहे मुकेश सैनी जी, सब लोग जनता के बीच में रहते हैं। बची कहाँ है? ये लोग तो बॉम्बे, पेरिस, ये तो दिल्ली, कहाँ घूमने वाले लोग हैं जो ये आवाज उठा रहे हैं। ये लोग तो पेरिस घूमते हैं। पड़ेगा विपक्ष को खुद पेरिस घूम के एक सीट लाते हैं बिहार में 2020 में, वो भी भाग जाता है। ये सवाल ये लोग क्या, इनको तो जनता ही नोटिस नहीं लेती है, तो हम लोग क्या नोटिस लें? अब ये सवाल तो आप राजेश भट्ट जी आप ही पूछ सकते हैं, मैं नहीं पूछ सकता। भाई विपक्ष की जमीन नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी थी, ये कैसे मैं पूछ दूं कि देखिए ये सबसे बड़ी पार्टी जो बनी उसको मैं कह दूं कि जमीन नहीं है, कैसे नहीं है धरातल पर? कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं। इन्हीं के नेता थे ना जो कहते थे कि पीठ में छुरा भोंकने वालों के साथ नहीं जाएंगे। क्या मजबूरी हो गई कि आज पीठ में छुरा भोंकने वाले के साथ? ठीक है, चलिए मुकेश जी के पास चलते हैं। मुकेश जी कंक्लूड करिए। मुकेश जी कंक्लूड करिए जी। मुकेश जी की आवाज दीजिए। मुकेश जी प्रगति यात्रा जो है वो इस राज्य के लिए और जनता के लिए महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण आगे भी रहेगा। तो मुख्यमंत्री को जाने दें, मुख्यमंत्री को वहां की जो समस्याएं हैं उनको समझने दें, और विशेषकर जो प्रोग्राम्स और पॉलिसीज जो इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पे वहां नहीं लागू हो पा रही हैं उसको समझने की जरूरत है खुद मुख्यमंत्री को, क्योंकि कई जगह पे
ऐसी चीजें सामने में आ रही हैं कि लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है उन योजनाओं का, महिलाओं को लाभ नहीं मिल रहा है उन योजनाओं का, लड़कियों को नहीं लाभ मिल रहा है उन योजनाओं का। उदाहरण के रूप में पूरे राज्य में जो जहां कॉमन प्लेस होता है उसमें वाईफाई की बात की गई थी, तो वाईफाई क्यों नहीं काम कर रहा है? पूरे राज्य में वाईफाई सार्वजनिक स्तर पे वाईफाई क्यों नहीं काम कर रहा है? उससे तो फायदा होगा युवाओं को पढ़ने में, बाकी लोगों को काम करने में। नहीं, हालांकि वाईफाई तो बहुत मतलब हाईटेक चीज हो गई। मुझे तो लगता है कि अभी बहुत सारी चीजें जो ग्राउंड पर काम करने की जरूरत है वो शायद मुख्यमंत्री को समझना पड़ेगा कि चुनावी वर्ष है, उनको पता भी चल जाएगा कि कितने पानी में है कौन। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को पूरी तैयारी के साथ में उस इलाके में, उन जिलों में मुख्यमंत्री के साथ में संवाद करना चाहिए, विपक्षी दलों को संवाद करना चाहिए कि भाई ये मेरे इस जिले में ये काम नहीं हुआ है, ये आरजेडी बोल रही है, ये विकासशील पार्टी बोल रही है, ये दूसरी पार्टियां बोल रही हैं, तो ये इस ढंग का अगर स्वस्थ परंपरा को लागू करना है और जनता के हित पर काम करना है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, तो इस नए माहौल को गढ़ने की जरूरत है। और चूंकि अगला साल जो है वो चुनाव का साल है, तो मुख्यमंत्री का ये ट्रम्प कार्ड होगा आने वाले समय में अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। नहीं, लेकिन मुकेश जी, मुझे दो चीजें लग रही हैं कि जनता क्या सिर्फ ये देखती है कि आपने क्या किया, या फिर इससे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है कि आपने क्या नहीं किया? क्योंकि 20 साल आप शासन में रहे हैं और 20 साल में जाहिर तौर पर आप धीमी गति से भी काम करेंगे तो काम तो करेंगे ही, तो जनता शायद 20 साल के बाद मुझे लगता है ये ज्यादा नोटिस करेगी कि क्या चीजें छूटी हैं, क्या चीजें खराब हुई हैं, क्या चीजें नहीं हो पाई हैं। बिल्कुल अभिषेक जी, दोनों बातें हैं, लेकिन जनता ये भी देखती है कि आप किस, वो पूरा आपको एक लंबा ग्राफ लेना होगा कि 40 सालों के में क्या हुआ था, 20 साल पहले क्या हुआ था। बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं ना कि आपको 20 साल का डेटा देना है। 5 साल में आप कह देते कि मैंने ये कर दिया है, जनता कहेगी चलो बहुत किया, लेकिन 20 साल का आंकड़ा आपको पेश करना होगा जनता के बीच, जनता के सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बार फिर से चलता हूं सुमित जी के पास। सुमित जी, ये चुनौती है और यात्रा पर जाने से किसी को ऐतराज नहीं है। मुझे लगता है कि विपक्ष ठीक है, विरोध है, विपक्ष का बोल रहा है, लेकिन यात्रा पर जाइए। लेकिन ये चुनौती है, चुनावी वर्ष, और चुनावी वर्ष में अगर सीएम जा रहे हैं तो ज्यादा जरूरी है कि सरकार को पता चले कि हम कितने पानी में हैं। देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक मुख्यमंत्री काम कर रहा है, इसके लिए लोगों की छातियां फट रही हैं। कुछ एक जो विपक्षी हैं उनकी छाती इसलिए फट रही है, वो छाती पीटने का काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री काम कर रहा है। काम क्यों कर रहा है? तो महिलाओं के लिए कर रहा है, बिहार की बेटियों के लिए कर रहा है। इनको समस्या है कि बिहार की बेटियां अगर पढ़ लिख लेंगी तो वो प्रश्न करेंगी, और पढ़ा लिखा हुआ आदमी जो है वो कभी भी राजद के लोगों को तो पसंद आता नहीं है, तो इसके लिए ये बार बार उसको रोकने का काम कर रहे हैं। इसके बाद मैं पूछना चाहता हूं कि 17 महीने बीच में थे, ये कुछ नीतीश जी के सहारे 17 महीने थे, तो उसमें सब्जी बेचने वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या किया? खेतों में काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या किया? SC ST वर्ग से आने वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या किया? अंधेरे में शौच के लिए जाने वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या किया? हमने तो उनके लिए टॉयलेट बना के दिया, उनको घर बना के दिया, उनको मकान बना के दिया। और तथाकथित रूप से जिसको आप अपना वोट बैंक कहते हैं, यादव मुसलमान को आप जबरन जो बना करके रखा है कि मेरा वोट बैंक है, जिसको जबरदस्ती मानते हैं ये लोग, उनके लिए भी किया, तो तब जाके इनको दिक्कत। ठीक है, चलिए सारिका जी फाइनल कमेंट। सारिका जी फाइनल कमेंट। ये इन्होंने तो ना सुमित जी अब समय नहीं, अपनी सबको पूरा वक्त दिया है। सारिका जी इन्होंने तो मुहर लगा दी। ये कहां से मुहर लग गई कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आरजेडी का वोट बैंक हो ही नहीं सकते? ये कहां से मुहर लगा दिया इन्होंने? क्यों समर्थन कर रही थी वो वाला? ठीक है सुमित जी प्लीज, सुमित जी प्लीज। सारिका जी देखिए, ये कुंठित सोच और विकृत मानसिकता का परिचय भारतीय जनता पार्टी हर मंच पे देती है। और अभी भी उन्होंने दिया। राष्ट्रीय जनता दल जो है ना, वो पढ़े लिखों की भी पार्टी है, अनपढ़ गंवारों की भी पार्टी है, गाय चराने वाले की पार्टी है, भैंस चराने वाले की पार्टी है, जूता सिलने वालों की पार्टी है, तो उच्च वर्गों की भी लोगों की पार्टी है। अब भारतीय जनता पार्टी जवाब दे कि ये किनकी पार्टी है? ये मनुस्मृति को मानने वालों की पार्टी है, धर्म के नाम पे लोगों को काटने वालों की पार्टी है, जात के नाम पे द्वेष चलिए ठीक है, कौन किसकी पार्टी है ये तो जनता, देखिए मुझे लगता है सारी जनता की पार्टी है। जनता तय करती है कि किस पार्टी को कितना बहुमत देना है, कितना ऊंचा बिठाना है, कितना नीचे बिठाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बात बेबाक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।